इस वक्त जनवरी चल रहा है, तो जनवरी में हम देखते थे कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी जो है काफ़ी होती थी, और जो प्लेन्स है यहाँ पर भी जो है बारिशें हुआ करती थी। इस साल अगर हम देखें तो इस बार जो है पहाड़ी इलाकों में ना के बराबर बर्फ़ हुई, और जो प्लेन्स है यहाँ पर बारिशें भी नहीं हुई, ना बर्फ़ हुई। तो इससे क्या कुछ असरात पड़ सकते हैं हमारे ज़राई शोबे पर या हमारे माहौल पर? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर समीरा कुयूम। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया। तो थोड़ा सा बताइए कि क्या कुछ असरात पड़ सकते हैं जो अभी माहौल है, जो हम क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रही है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम पहले देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज हुआ क्या, मतलब जो हमारे जब हम बोल रहे हैं कि हमारे बारिश नहीं हुई, तो एक्चुअली वेदर जो कंडीशंस है वो कैसी है। तो अगर हम पूरे 2023 साल का देखेंगे तो ऑल ओवर द ईयर हमने देखा कि जो हमारा टेम्परेचर था, मैक्सिमम टेम्परेचर वो एबो नॉर्मल था। मतलब जनवरी में अराउंड 1 डिग्री नॉर्मल से ज़्यादा था, फिर फरवरी में देखा तो 5 to 7 डिग्रीज नॉर्मल था। और कुछ दिन ऐसे भी थे जहाँ पे 15-15 डिग्रीज नॉर्मल से हाई था टेम्परेचर। तो इसी तरह जब हम डाउन द ईयर हम देखेंगे तो दिसंबर में हमने देखा, दिसंबर में जो टेम्परेचर है अबो नॉर्मल था मैक्सिमम टेम्परेचर, लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है वो, मतलब जो रात का हमारा टेम्परेचर होता है वो जितना हमारा नॉर्मल होता है उससे 2 डिग्री कम था। उसका मतलब है कि गर्मियाँ भी ज़्यादा बढ़ी, और जब रात का टेम्परेचर जो है उसकी वजह से सर्दियों में सर्दियाँ भी सर, बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन जब हम प्रेसिपिटेशन देखते हैं, मतलब रेनफॉल और स्नोफॉल का डेटा जब हम देखते हैं, तो एक तो बहुत ही अनयूजुअल था कि फरवरी में बिल्कुल बारिश नहीं हुई, मार्च में बिल्कुल बारिश नहीं हुई, लेकिन अप्रैल ऑनवर्ड्स पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो अप्रैल और मई में हम हमारा मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन हुआ। उसके बाद जब हम एक्सपेक्ट करते थे फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स, मतलब नवंबर और दिसंबर में जो हमने पिछले 3-4 साल देखा था, अच्छी खासी बर्फ़ होती है, लेकिन वो 2 साल जो एक तो 30 अक्टूबर को बर्फ़ हुई थी, देन 4 नवंबर को भी बर्फ़ हुई थी, लेकिन इस साल हमने देखा कि इवन अपर रीचेस में भी अभी तक बर्फ़ नहीं हुई। और मतलब हुई, लेकिन 50% दैट मीन्स जो हमारा एक्सपेक्टेड था उससे 50% कम बर्फ़ हुई, वो भी अपर रीजन्स में, और लोअर एरियाज में तो बिल्कुल ही नहीं हुई। इससे क्या होगा कि जो हमारा नेक्स्ट सीज़न होगा, क्रॉपिंग सीज़न, उसमें हमारे पास जो पानी है वो बहुत कम अवेलेबल होगा। जिसको हम बोल सकते हैं कि ना के बराबर होगा अगर जनवरी से लेके मार्च या अप्रैल तक अभी बारिश और बर्फ़ नहीं हुई तो। तो क्या कुछ असरात देखने को मिलेंगे हमें आगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से हम देखते हैं कि मौसम में तब्दीलियाँ आ रही है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो हमारी प्रेसिपिटेशन होती है, मतलब जब स्नोफॉल होता है, तो स्नोफॉल जब पहाड़ियों पे होता है तो उससे क्या होता है कि जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्लेशियर्स होते हैं वो रिचार्ज होते हैं, मतलब उनमें और ज़्यादा उनकी हाइट जो है वो बढ़ जाती है, और आगे फिर समर्स में वही मेल्ट होके उनका पानी हमें अवेलेबल होता था फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस एंड फॉर डिफरेंट यूजेस। लेकिन जब वो रिचार्ज ही नहीं हुए, उसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पे इस टाइम ग्लेशियर्स अवेलेबल है उनमें फिर समर्स में पानी ही नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे जो रिवर्स हैं और जो हमारे इरिगेशन कनाल्स हैं, जो जिनकी वजह जिनसे हम पानी डिफरेंट फील्ड्स में पहुंचाते थे, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा वो पानी। प्लस ये है कि जो हमारे क्रॉप्स हैं, डिफरेंट क्रॉप्स, अगर टेम्परेचर ऐसे ही रहा, मतलब अगर इसका ट्रेंड यही रहा कि ड्यूरिंग डे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि समर में फिर से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और ड्यूरिंग फरवरी जो हमने लास्ट देखा कि 5 to 7 डिग्रीज इंक्रीज टेम्परेचर था देन नॉर्मल, तो इस साल भी वैसा ही ट्रेंड रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जितने भी प्लांट्स हैं जिनमें जिनकी फ्लावरिंग नॉर्मली मार्च में होती है, जैसे हमारा आमंड है या चेरी है, तो उसका ब्लॉसम पहले ही आ जाता है। उसके बाद जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो उससे क्या होता है कि ये जो क्रॉप है वो फिर ग्रो नहीं कर पाती है। मतलब अगर आपने फार्मर्स से अगर आप मिले होंगे तो आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जो चेरी था,
चेरी में भी बहुत कम प्रोडक्शन थी और आमंड में भी कम थी। एक तो रीज़न उसमें ये था कि अर्ली फ्लावरिंग हो गई, और दूसरा रीज़न था कि मई में बारिश बहुत ज़्यादा हुई, और जब जब फ्रूट बिल्कुल पका होता है उस टाइम हम नॉर्मली इरिगेट नहीं करते हैं फ्रूट को, लेकिन जब बारिश हुई तो ऑटोमेटिकली इरिगेशन गई इन चेरी फील्ड्स में, और वहाँ पे क्या हुआ कि रप्चर ऑफ फ्रूट, मतलब फ्रूट जो था उसमें ब्रेक्स थे, मतलब उसमें वो फटा हुआ फटा था। हुआ, खराब तो हुआ। हाँ, जिसका मार्केट वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो था। तो उसकी वजह से वही सिमिलर कंडीशंस अगर रही तो ये फिर एक बार हो सकता है। इसी तरह जो हमारा हाई डेंसिटी में कंटिन्यूस इरिगेशन होनी चाहिए, बिकॉज जो हमारे कन्वेंशनल प्लांट्स थे और वो बहुत डीप रूटेड होते थे और वो ग्राउंड वाटर जो है उसको यूटिलाइज कर लेते थे, लेकिन जो हाई डेंसिटी है इसमें हम नॉर्मली ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं। ड्रिप इरिगेशन तब पॉसिबल है जहाँ पे एश्योर्ड इरिगेशन होगा, जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है, लेकिन अगर हमारे रिवर्स रिचार्ज नहीं हुए दैट मीन्स हमारे पास एश्योर्ड इरिगेशन नहीं होगा, और उसकी वजह से हमारे जो ड्रिप्स हैं वो भी फेल हो सकते हैं। सो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो बहुत कम होगी। इसी तरह जो हमारे बाकी क्रॉप्स हैं, जो फील्ड क्रॉप्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, जहाँ पानी हमें चाहिए, स्पेशली हमारा राइस है जिसमें हमें कंटिन्यूस पानी चाहिए होता है, वो भी हम उसको भी हम उस टाइम ग्रो नहीं कर पाएंगे, जो कि हमारी लास्ट ईयर भी कंडीशन हुई थी। ये एक कंटिजेंसी प्लान बनाना पड़ता है फिर, जिसमें हम फार्मर को बोलते हैं कि टू स्विच ओवर टू सम अदर क्रॉप, जो कि जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत जो कम जो हम होती है। अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे हैं कि यहाँ का जो क्रॉप है वो डिफरेंट तरीके से। नहीं, ये एक्चुअली इंस्टेड ऑफ राइस हम उनको बोलते हैं कि आप मेज़ ग्रो करो, हम्म, या क्योंकि मेज़ में हमें कंटिन्यूसली पानी नहीं देना हम्म, पड़ता है, या हम उनको बोलते हैं कि आप पल्सेस ग्रो करो, मतलब दालें हम्म, ग्रो करो। क्यों? क्योंकि दालें जो है वो बाय नेचर ही काफ़ी रेजिस्टेंट टू ड्रॉट होती हैं, तो उनको पानी बहुत कम चाहिए होता है, इसलिए हम उनको बोलते हैं कि आप स्विच ओवर करो। यहाँ पे स्पेशली हम उनको फिर मूंग के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होते हैं जो कि 90 डेज में कंप्लीट हो जाते हैं, प्लस उनका जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होता है। तो इन कंडीशंस को देख के हम यही बोल सकते हैं कि अगर प्रेसिपिटेशन नहीं हुई देन वी शैल हैव टू स्विच ओवर टू कंटिजेंसी प्लान, हमें एक कंटिजेंसी प्लान बनाना पड़ेगा। तो इसे क्या कुछ लाइफस्टाइल में चेंज आ सकती है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट है यहाँ का, क्योंकि हम ज़्यादातर राइस ही खाते हैं, या अगर हम इस चीज़ पे अब नहीं उतर पा रहे कि हमें पल्स उगानी पड़ी या बाकी चीज़ें, तो क्या कुछ चेंजेस आएंगे लाइफस्टाइल में? नहीं नहीं, आप देखिए जितना भी राइस है, जो यहाँ पे हम राइस ग्रो करते हैं दैट्स नॉट सफिशिएंट, क्योंकि हम्म, हमारा जो है हम इम्पोर्टर्स हैं राइस के। हम्म, यहाँ मैक्सिमम राइस या कोई भी चीज़ आप देखेंगे तो वो इम्पोर्ट होती है, एक्सेप्ट फॉर एप्पल्स जो कि हम यहाँ से बाहर भेजते हैं। हम्म, बाकी तो ये जो कश्मीर रीजन है ये completely dependent on रेस्ट ऑफ इंडिया है हम्म, ऑन फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो राइस भी हम बाहर से ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ चावल नहीं उगे तो हम चावल नहीं खा पाएंगे, बट ये है कि वो हमें प्रोक्योर करना पड़ेगा जितना हम नॉर्मली करते हैं, या जो एक एक्सपेक्टेशन होती है फार्मर की कि मैं अपना राइस ग्रो करूँगा, क्योंकि हमारा जो राइस है कश्मीरी चावल है वो हम्म। टोटली डिफरेंट है, ऑल ओवर इंडिया वो ग्रो नहीं होता है। तो एंड वी आर यूज टू टेक दैट, बट समथिंग विल बी देयर। मेरा मतलब है कि बाहर से ही अगर हम इंपोर्ट करेंगे वो तो अवेलेबल होगा, बट जो हमारा यहाँ पे कश्मीरी चावल है वो कम हो जाएगा, या वो सिर्फ उन्हीं पॉकेट्स में हम ग्रो कर पाएंगे जो कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनके बिल्कुल क्लोज होंगे। जो फेक एंड पे होंगे फील्ड्स, उनको हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर सकते अंडर दीज कंडीशंस के वो राइस ग्रो करे। उनको हम उस टाइम या तो बोलेंगे कि यू स्विच ओवर टू पल्सेस या फिर मेज। तो जैसे हम देखते आ रहे हैं कि ग्लोबली चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट का जो क्लाइमेट है, क्या हम भी उसी तंजुर में आए हैं या कुछ डिफरेंट है यहाँ? एक्चुअली हिल एरियाज में क्लाइमेट चेंज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्लेन्स, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने पहले हेल स्टॉर्म्स आते थे
उससे बहुत ज़्यादा आते हैं। क्लाउड बर्स्ट जितने पहले होते थे उससे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स कि जितने भी हिल रीजन्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, इनमें इफ़ेक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्लेन्स या लोअर रीजन्स। लेकिन इस चेंज में इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड जितना भी या ग्लोबल जो चेंज है वही चेंज यहाँ भी है, लेकिन पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड हम देखेंगे विंटर में समर में हर टाइम का जो टेम्परेचर का ट्रेंड था दैट इज़ इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे क्या है कि विंटर्स का जो टेम्परेचर ट्रेंड है, विंटर्स में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहे हैं और समर्स में इंक्रीज हो रहे हैं। सो देर इज अ चेंज बट द क्लाइमेट चेंज इज देयर। तो इंसान के हाथ में क्या है, क्या कुछ वो चेंज ला सकता है खुद, क्या कुछ उसको करना पड़ेगा जिससे माहौली चेंज ज़्यादा ना हो? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे पास अभी रिसोर्सेज अवेलेबल है, स्पेशली वाटर जो अवेलेबल है, इसको हम कंजर्वेटिवली यूज़ करें, इसको हम बहुत ही जुडिशियस तरीके में यूज़ करें। जुडिशियस तरीके का मतलब है कि जहाँ पे हम 1000 या 2000 लीटर पानी दिन का खर्च करते हैं, हम वह तभी पानी यूज़ करें जब हमें चाहिए। जहाँ हमें नहीं चाहिए नल के बंद करें या हमें लीकेजेस जो है वो कम करें, या जो जब कभी बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है वो ऐसे ही ज़ाया हो जाता है, तो उसको हम कंजर्वेटिवली यूज़ कर सकते हैं। हम वाटर कंजर्वेशन मेथड्स कर सकते हैं या वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स कर सकते हैं, जिससे हम टैंक्स में पानी रखेंगे, या जो हमारे फार्मर्स हैं जिनके बहुत दूर फील्ड्स होते हैं जहाँ वो टंकियाँ नहीं रख सकते, वहाँ वो क्या कर सकते हैं कि वो टैंक्स बनाएंगे अपने फील्ड्स में, फिर पानी जो है वो सारा डाइवर्ट करके वहाँ पे जमा रखे, सो दैट समर्स में जब पानी अवेलेबल नहीं होगा तो उस पानी को वो यूटिलाइज कर सकते हैं टू ग्रो देयर क्रॉप्स। कम से कम सब्जी तो वो ग्रो कर सकते हैं उस पानी से, और बाकी जो क्रॉप्स होंगे जिनका वाटर यूटिलाइजेशन बहुत कम होगा, उन क्रॉप्स को भी वो ग्रो कर सकते हैं उस टाइम जब चैनल्स में पानी नहीं होगा। तो वो जो पॉन्ड मेथड्स है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर मल्चिंग कर सकते हैं बाद में, जब जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में पानी चला जाता है या जिसको जो इवेपोरेट होता है वो कम हो जाता है। तो उसके उससे क्या होगा कि उनका जो पानी है वो ज़्यादा देर तक फील्ड में रहेगा और उनके जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। प्लस जो हमारा लाइफस्टाइल है पानी यूटिलाइज करने का, या जो हम बहुत ही अनजुडिशियसली यूटिलाइज करते हैं पानी, उसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन एक पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है जो कि हम सिर्फ अपने लेवल पे कर सकते हैं। इसमें न तो कोई गवर्नमेंट का रूल चाहिए और न तो कोई गवर्नमेंट की कोई इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। ये हमें अपना जो हमारा एक सिविक सेंस होता है वो डेवलप करनी है खुद में, सो दैट हमें लगे कि ये जो नेचर है या जो भी अवेलेबल इनपुट्स हैं ये हमारे हैं और इनको हमें बचाना है। तभी जाके ये होगा जब ये हम सब इकट्ठे करेंगे, अदरवाइज गवर्नमेंट का रूल इम्प्लीमेंट करने से कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू।